गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओम इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस की तरफ से मैं विपिन द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं। आज फर्स्ट यूनिट हेमेटोलॉजी एंड फर्स्ट टॉपिक के साथ आइए देखते हैं कि हेमेटोलॉजी होता क्या है। हेमेटोलॉजी कहते किसको है? हेमेटोलॉजी साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम ब्लड का तथा ब्लड जिसमें बहता ब्लड वेसल्स का अध्ययन करते हैं उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। जैसे स्टडी ऑफ ब्लड नोन एज हेमेटोलॉजी। इस हेमेटोलॉजी को दूसरे शब्दों में सेरोलॉजी भी बोलते हैं। सेरोलॉजी को भी यही ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि जैसे हम ब्लड का जिसके साइंस के अंतर्गत ब्लड का अध्ययन करते हैं उसको सेरोलॉजी कहते हैं। अब हेमेटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। नंबर एक है हीम, नंबर दो है लॉजी। हीम का मतलब हो गया हीमोग्लोबिन, लॉजी मतलब अध्ययन करना। हीमोग्लोबिन एक ये जो आयरन कंटेंट है जो ब्लड में पाया जाता है। ये जो है हीम जो है आयरन कंटेंट है, ये जो ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, ये आयरन कंटेंट है इस जो ब्लड में पाया जाता है। इसके अब ऐसे समझ लीजिएगा जो ब्लड में पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं ब्लड के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर और ये जो है आयरन कंटेंट जो हमेशा जो है आयन के रूप में पाया जाता है, जिसको Fe पॉजिटिव हम लोग लिखते हैं। आयन के रूप में जो है ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये हो गया स्टडी ऑफ ब्लड नोन एज हेमेटोलॉजी। अब इसके बाद में आते हैं ब्लड में। ब्लड का कैसे अध्ययन करते हैं? ब्लड इज ए रेड वेस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है तरल संयोजी ऊतक है। इसका कलर लाल होता है। ये हमारे शरीर में प्रवाहित होता रहता है। इसी के द्वारा हमारे शरीर के जितने न्यूट्रिएंट हैं जो शरीर में अन्य ऑर्गन्स में प्रवाहित होते रहते हैं। और ऐसे समझ लो जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, वो ऑक्सीजन बॉडी में प्रवाहित, मान लिया मैंने सांस लिया, सांस लेने के बाद लंग्स में जाएगा, लंग्स के बाद फिर वो हार्ट फिर ब्लड को पंप करता है। ठीक है, यानी जिसको पंप करने के बाद फिर पूरे शरीर में प्रवाहित होता है ब्लड। तो वो जो ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड उसको बोलते हैं। वो ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर के प्रवाहित होता है। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं कि ब्लड जो है, ब्लड के कंपोनेंट कितने होते हैं, ब्लड के कितने भाग होते हैं। तो ब्लड को दो भागों में बांटते हैं, नंबर एक सेल और नंबर दो प्लाज्मा। तो ब्लड जो है, ब्लड के जो दो भाग हैं उनमें से 45% सेल्स होती हैं। जो सेल जो है ये 45% होती हैं और 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये दो कंपोनेंट में ब्लड जो है डिवाइड हुआ है। अब देखते हैं सेल में क्या क्या पाया जाता है, इधर देखते हैं। सेल जो है, सेल में आरबीसी के बाद में डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी के बाद में प्लेटलेट्स। इसको जो है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इसको आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसके बाद में आते हैं प्लाज्मा, जो ब्लड का 55% है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के जो कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा में जो है इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट मटेरियल एंड गैसेस, ये सारे कंपोनेंट प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा जो है एक तरल पदार्थ होता है येलो कलर का। ठीक है, जो प्लाज्मा जो है एक तरल पदार्थ येलो कलर का होता है। उसके जो कंपोनेंट हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट मटेरियल, गैसेस, ये पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो वाटर है यानी जो जिसको हम पानी बोलते हैं, वो 90 से 92% पाया जाता है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 0.9 से 1.5% पाया जाता है। इसके बाद में प्रोटीन प्लाज्मा का 7% होता है। ठीक,
ये हमारे कंपोनेंट हो गए ब्लड के। और ब्लड हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? हमारे शरीर में ब्लड जो है लगभग जो है इसे व्यक्ति के वजन के अनुसार पाया जाता है। इसे मान लिया एक कोई व्यक्ति 70 किलोग्राम का है, उसको उसका जो है स्वस्थ मनुष्य उसको बोलते हैं, उसका 5 से 6 लीटर ब्लड जो है उसमें पाया जाता है। परसेंटेज में अगर देखते हैं तो ये लगभग जो है 7 से 8% ब्लड के बॉडी का 7 से 8% ब्लड पाया जाता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। ठीक, अब आते हैं इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में आगे आते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ए एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड लिक्विड प्रोटीन ऑफ ब्लड विच इज ट्रांसपेरेंट एंड येलो कलर। प्लाज्मा जो है एक लिक्विड है, ठीक, मैंने अभी आपको बताया था एक तरल पदार्थ होता है। इस लिक्विड में जो है प्रोटीन ऑफ ब्लड की प्रोटीन जो है विच इज अ ट्रांसपेरेंट, और ये जो है ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आप जिसको हम अपारदर्शी जो बोलते हैं, पारदर्शी वो है, एंड येलो कलर, ठीक है, इसका कलर येलो होता है, ट्रांसपेरेंट होता है अपारदर्शी, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद में इस प्लाज्मा के कंपोनेंट जो हैं वो बताते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आर सब्सटेंस दैट हैव ए नेचुरल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विद डिजॉल्व इन वाटर व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। अच्छा, ये क्या है? ये आयन के रूप में पाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जो है ये आयन के रूप में पाया जाता है। इसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, ये आयन के रूप में पाया जाता है। और ये वाटर में वाटर डिजॉल्व में उसी में जो डिजॉल्व रहते हैं, इसे Na पॉजिटिव। जैसे पानी है, पानी में डिजॉल्व, पानी के कंपोनेंट देखते हैं ना, उसको जब अलग अलग करते हैं H2O होता है, H पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके से ये हमेशा आयन के रूप में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड आता है प्रोटीन। तो ए प्रोटीन इज ए नेचुरली अक्योरिंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ एमिनो एसिड। ये प्रोटीन जो है ये भी एक प्लाज्मा का एक कंपोनेंट है, एक भाग है। ये एमिनो एसिड से बना होता है। और ये जो प्रोटीन भी जो 3 टाइप में डिवाइड रहती है। नंबर 1 होता है एल्ब्यूमिन, नंबर 2 ग्लोब्यूलिन, नंबर 3 फाइब्रोनिजन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो इसका काम क्या होता है, ये जो है ये रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ये हमारे ऑस्मोसिस प्रेशर जो है उसको मेंटेन करता है, ठीक। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम इसका रेगुलेशन ऑफ पीएच, यानी हमारे पीएच को मेंटेन करता है। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन की बात बता रहे हैं, ये हमारे ऑस्मोसिस प्रेशर को मेंटेन करता है और पीएच को मेंटेन करता है। दूसरा आ जाते हैं ग्लोब्यूलिन। अच्छा, जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है इसमें क्या है, ये अल्फा बीटा गामा के रूप में पाई जाती हैं। ये इसके भी 3 कंपोनेंट, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन, इस तरीके से ये पाया जाता है। इसमें क्या है, अल्फा जो है अल्फा ग्लोब्यूलिन जो है कंटेनिंग ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म, ऐसे समझो, ये जो हमारा जो एंटीजन पावर है उसको बढ़ाता है, उसको मेंटेन रखता है, बढ़ाता नहीं, उसको मेंटेन रखता है, ताकि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहे। हमारे शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो दूसरे रोगों से लड़ती है, जो बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन वगैरह जो होने के जो बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं, उनसे जो लड़ने की जो क्षमता हमारे बॉडी को होती है उसको मेंटेन करता रहता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं फाइब्रोनिजन। फाइब्रोनिजन प्रोटीन जो है, फाइब्रोनिजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ये हमारे जो पार्ट, कोई उंगली वगैरह कट जाती, मतलब ऐसे समझ सकते हो, ये ब्लड को थक्का जमाने का काम करती है। हमारे शरीर के जो ब्लड निकलता है इसका एक टाइम होता है, ब्लड मान लिया उंगली या कोई पार्ट कट गया, इसका एक टाइम होता है 4 से 8 मिनट तक का टाइम होता है। इतने में हमारा ब्लड ऑटोमेटिक जम जाएगा, उसमें आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसका फंक्शन एक अलग होता है, ये फाइब्रोनिजन प्रोटीन एंड विटामिन के, ठीक है। ये जो है थक्का जमने का काम विटामिन के हो गया, ये हो गया, उसके बाद कैल्शियम हो गया। अच्छा, इसका ये जमता कैसे, अगर बात करें थक्का कैसे जमाता है, तो आप सीधी सी बात समझिएगा। एक अगर आप जैसे ये कह दें कि ये बॉडी के अंदर क्यों नहीं जमा देता है, अगर ये फाइब्रोनिजन प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, ठीक है, ये हमारे
बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमा आता, उसका रीजन ये होता है हमारे बॉडी के अंदर जो है एक हिपेरिन नामक का प्रोटीन पाई जाती है, हिपेरिन प्रोटीन। उसका क्या काम होता है, ठीक है, हिपेरिन जो है वो हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है। मतलब ऐसे कह सकते हो फाइब्रोनेजिन प्रोटीन का दुश्मन हिपेरिन है, इसका काम जमाना है और उसका काम जो है बिखेरना है, जमाता नहीं है, वो गलाता है। इस तरीके से जो है हमारे बॉडी के अंदर का जो ब्लड है जमता नहीं है, बराबर ब्लड सर्कुलेट रहता है वेसल्स में। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और अगली क्लास में मिलते हैं ब्लड के ग्रुप एंड ब्लड कितना डिवाइड किया गया है उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।